नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में सैनिकों के बीच टकराव के बाद भारत चीन में तनाव बढ़ता जा रहा है। 2017 में डोकलाम के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहली बार इतनी टेंशन देखने को मिल रही है। लद्दाख में गलवा फ्लेशॉप पॉइंट के पास चीन ने तंबू गाड़ कर अपने सैनिकों को तैनात किया। इसके बाद भारत को भी अतिरिक्त फोर्स वहां भेजनी पड़ी। एक्साइज चीन के इलाके पर कब्जा करने वाले चीन ने अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले अंदाज में भारत पर आरोप लगाया है कि वो अवैध डिफेंस फैसिलिटी बना रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि भारत ने गलवा घाटी में अवैध डिफेंस फैसिलिटीज बनाई है। इस इलाके में भारत और चीन के बीच कई बार टकराव हो चुका है। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि चीनी सैनिक उन इलाकों में अपने टेंट लगा रहे हैं जहां भारत रेगुलरली पेट्रोल करता है। बंगाल की खाड़ी में बने 2020 के पहले सुपर साइक्लोन एम्फन का प्रभाव प्रदेश के तटीय जिलों के साथ राजधानी भुवनेश्वर में भी महसूस किया जाने लगा है। आसमान बादलों से ढक गया है। रिमझिम बारिश के बीच हवा की गति बढ़ने लगी है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी है। तटीय क्षेत्र में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलनी शुरू हो गई है। ऐसे में समुद्री किनारे रहने वाले लोगों को भय का वातावरण बना हुआ है। वहीं राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, ओड्राफ, दमकल और प्रशासनिक अधिकारियों ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। भद्रक जिले के चांदबाली, धामरा, वासुदेवपुर बंदरगाह में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मच्छी पकड़ने जाते हैं हम लोगों को मैरागनी पुलिस जो है ना, वो नाव में उनका मैरागनी बोट में माइक लगा के अनाउंस किया जे जितने लोग मच्छी पकड़ने आए हो उसको सब किनारे में चले जाओ, साइकिलिंग आने वाले हैं। इसलिए हम लोग मच्छी पकड़ने गए थे। जाल तुरंत उठा के हम लोग चले आए किनारे में। अभी सुरक्षित हैं। नाव हम किनारे में लगा दिया और सुरक्षित में बांध के उसको हम घर जाने वाले हैं। और 2-3 दिन मैरानी ने हमको बताया कि नहीं जाना है आपको फिशिंग, क्योंकि साइकिलिंग बहुत गुरुत्व वाले रिस्कफुल है, वो हमको नहीं जाना है। ओडिशा में समुद्री तूफान एम्फान का प्रभाव देखने लगा है। तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश शुरू तटीय क्षेत्र में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इस पर बोलते हुए आईएमडी भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। Cyclone of super cyclonic storm Amphan now lies over West Central Bay of Bengal, and it is expected to get weakened in next 6 hours. It is moving at a speed of 14 km/h since last 6 hours, and it is expected to make landfall between Hatia Island of Bangladesh and West Digha of West Bengal, and the nearest location is over the Sundarban. The region is around Sundarban, and we are expecting Odisha will get affected, north, particularly north coastal Odisha, from tomorrow after Odisha, because of when the cyclone is passing along Odisha coast, the nearest the coastal belts, that is Bhadrak, Baleswar, Jajpur, Mayurbhanj, Kendrapada, Jagatsinghpur, these are the districts which will get most affected. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, गुजरात के राजकोट, कर्नाटक के मैसूर, मध्य प्रदेश के इंदौर और महाराष्ट्र के नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग दी गई।
सरकार ने लॉकडाउन के दौरान काम नहीं कर पा रहे कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का पुराना निर्देश वापस ले लिया है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है और गृह सचिव ने लॉकडाउन लगाए जाने के कुछ ही दिनों बाद 29 मार्च को जारी दिशा निर्देश में सभी कंपनियों और अन्य नियोक्ताओं को कहा था कि वो प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरा होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दें। सरकार के इस कदम से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिलने का अनुमान है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन है। ये जो चौथा चरण इसका चल रहा है, इसे अभी तक 3 बार बढ़ाया जा चुका है। नई गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली के नेहरू पार्क को जनता के लिए फिर से खोला गया है। वहीं पार्क में टहल रहे लोगों का कहना है कि सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है। पार्क में घूमने से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है और विल पावर भी बढ़ते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी गाड़ी से दूसरे राज्य में गए हुए हैं, उन्हें भी बिना पास के घर जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। बता दें कि नई गाइडलाइन के अनुसार दिल्ली के नेहरू पार्क को जनता के लिए फिर से खोला गया है। वहीं पार्क में टहल रहे लोगों का कहना है कि सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है। पार्क में घूमने से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है और विल पावर भी बढ़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी गाड़ी से दूसरे राज्यों में गए हुए हैं, उन्हें बिना पास के घर जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए। नहीं, अच्छा है। जिस तरह की बीमारी है कोरोना, इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों की इम्यूनिटी ऐसे भी अच्छी होती है। देखिए, हम गरम मसाला वगैरह खाते हैं, ऑयल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और पार्क में घूमने से आदमी का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है और विल पावर भी बनता है। तो मुझे लगता है ये अच्छा है। जो जहाँ है, ऐसे भी रोड पर तो वॉक करता ही था। ये अच्छी बात है और धीरे धीरे खुलना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि कोरोना के साथ ही लोगों को जीना भी सीखना होगा। अब जैसे मजदूरों की समस्या आप देख रहे हैं, एक बार वो घर पहुंच जाएं, शांत हो जाएं, क्योंकि बहुत दिन से पड़े हुए हैं, तो इन सब पर देना चाहिए। और एक चीज़ आपके माध्यम से मैं और बोलूँगा, एक चीज़ समझ में मुझे भी नहीं आ रही है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन से पहुंचाना शुरू कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी बसें से शुरू कर दिए, तो जो लोग जाकर के अपनी गाड़ियों से दूसरे प्रदेशों में फंसा है, वो अफसरशाही के चंगुल में आज भी पीस रहा है, उसको पास बनवाना पड़ रहा है। मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति जहाँ अपनी गाड़ी से गया है, उसको भी अलाउ कर देना चाहिए कि अपने डेस्टिनेशन पर। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सूबे में लॉकडाउन की सख्ती को फिलहाल कम करने का फैसला टाल दिया है। महाराष्ट्र में रेड और ऑरेंज जोन में सख्ती पहले की तरह कायम रहेगी, लेकिन ग्रीन जोन में कुछ रियायतों का फैसला लिया गया है। अब महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया है। सिर्फ 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं। देश में सबसे ज्यादा वायरस के शिकार मरीज महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण डराने लगा है। लॉकडाउन वक्त की मांग है, लेकिन उद्योग धंधा बंद रखना भी मुश्किल है। लिहाजा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की, ग्रीन जोन में लोग घरों से बाहर निकल कर आएं और काम धंधों में लगे, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से प्रवासी मजदूरों और कामगारों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने के लिए 1,000 बसों की पूरी सूची राज्य सरकार को सौंप दी है, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस सूची में मोटरसाइकिल और कार के नंबर हैं। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, ये सरकार भ्रमित कर रही है, जानबूझकर नंबरों का हेर फेर करके लोगों को गुमराह करने का फर्जी नंबर बनाकर और वायरल करके जानबूझ के वो राजनीति कर रही है। हमने नंबर बसों की नंबर दी है, आप कहें आपके सामने भी सार्वजनिक कर दें, आप उसकी जांच कर लें। हमारी बसें तैयार है फतेहपुर सीकरी बॉर्डर पर। जब कहे सरकार, जहां कहे सरकार,
लखनऊ नहीं, जहां मजदूर फंसे हुए हैं। हमने पहले दिन से कहा है कि गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर हम बसों को देने के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्धित हैं। आप हमारी बसें लीजिए और वहां से जो मजदूर बेवस लाचार होकर पैदल चलने विवश है, उनको उनके घरों तक भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही प्रवासी मजदूरों का पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो लॉकडाउन की वजह से कई राज्यों में फंस गए हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के पानीपत के श्यामबाग में बनाए गए शेल्टर होम से सामने आया है, जहां रह रहे एक मजदूर ने कहा कि रमजान का महीना था, इसलिए भूख बर्दाश्त कर गया, नहीं तो भूख से मर जाता। एक रिपोर्ट देखिए। हमारी टीम जब जिले के श्यामबाग में बनाए गए शेल्टर होम पहुंची तो वहां पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली, जो अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। बाहर रोडवेज की बसें भी खड़ी थी, जिनका नंबर लग चुका था। वो बसों में बैठ रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे मजदूर भी मिले जो लॉकडाउन के दौरान पानीपत में रह रहे हैं। और उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद ही सुनिए मजदूरों की कहानी, उनकी जुबानी। गांव इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास खाना दाना पानी कुछ नहीं है। मकान मालिक किराएदार किराया मांग रहे हैं, बहुत परेशानी है, बहुत लाचार हो गए हैं। 2 महीने से हम लोग रह रहे हैं, खाने पीने का मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो लास्ट में मजबूरन हमको यहाँ तक के आने पड़ा। अब गाँव के अलावा हमको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो क्या कभी किसी से मिले हो, नेता वगैरह से? क्या मिलने की कोशिश किए थे, मिले भी थे, वो हमको उम्मीद दिए, उम्मीद के सिवा कुछ नहीं दिए। किससे मिले हो? वो वहाँ पर के जहाँ पे हम रहते थे, वहाँ पर एक नेताजी थे, विधायक थे या कुछ भी थे, जीते हुए थे। हम उनके पास गए कि हमको कुछ सहयोग हो, कुछ मिले, तो उनके पास गए तो वो यही कहीं कि रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन मैंने बताया कि करा लिया है, 15 दिन हो गया है, अभी कोई जवाब नहीं आया है। खाने के लिए मैंने बोला तो उन्होंने नंबर दिया, इस नंबर पे कॉल कर लो। कॉल किया तो कॉल करने के बाद हमको 1 हफ्ते हो गए, अभी तक के उसका कोई जवाब नहीं आया, न खाना न दाना न पानी, कुछ भी नहीं आया। कहाँ पे रह रहे थे यहाँ? कौन से? हम रह रहे थे नूर वाले के अंदर, धमीजा कॉलोनी, वार्ड नंबर 2 में। तो इतने दिन तक कैसे आपने गुजारा किया? इतने दिन इसलिए गुजारा कर लिया कि हमारे पास थोड़ा बहुत इधर उधर से गांव घर के जो भी था कर्जा पैंचा ले करके चला रहे थे। दूसरे नंबर पे हमारे रोजे चल रहे हैं। रोजे के वक्त में तो हमको ज़्यादा दिन भर तो खाना नहीं है, एक टाइम ही रात में जो भी खाना है थोड़ा बहुत रूखा सूखा खा करके उसी से गुजारा कर रहे थे। उसके बाद हमको एकदम तंगी हो गया, एकदम बेचार हो गया, लाचार हो गया। अब इसके आगे हमको कोई रास्ता नहीं दिखा, गाँव ही जाना पड़ेगा। आपका क्या मतलब है कि अगर रमज़ान का महीना नहीं होता तो आप इतने दिन रुक नहीं पाते? उम्मीद तो कम था कि इतने दिन रुक पाते। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि किसी तरीके से अभी तक के जिंदा हैं, और आगे का अल्लाह मालिक जो करेगा अल्लाह करेगा, इसके सिवा कोई। किसको दरवाजा कर रहे हैं, हम आए कौन काम से
क्या करें, हम लोग खुद हट के इधर उधर फिर 2 महीने कहाँ रहे आप? इधर उधर ऐसा ही हम पानी पंथ इधर उधर भटकर चलते हैं बेटा। गुरुद्वारा में कभी उधर इसी तरह से हम भटकर चलते हैं। फिर हमको पता लगा जो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन 5 तारीख को हमने करवा लिया। फिर यहाँ कल भी आई हूँ बाबू, तो उन्होंने बोले जो 2 बजे आइएगा। हम 10 बजे से यहाँ आकर बैठे हुए हैं। जो तो सुनिए आपने प्रवासी मजदूरों की दास्तां। प्रवासी प्रशासन से लगातार बस एक ही गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी करके उन्हें जल्द से जल्द उनके घर भेजा जाए। हालांकि प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम लगातार जारी है, लेकिन साधन पर्याप्त न होने के चलते इन्हें कई दिन अपने नंबर का इंतजार करना पड़ रहा है। पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट, ANB न्यूज। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भारतीय छात्रों की वापसी हुई। वापसी पर भारतीय छात्रों ने एयर इंडिया का आभार जताया और धन्यवाद करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। I'm the student of Tehran Memorial Medical College, and I'm very thankful to Embassy of India and Ministry of External Affairs that who evacuated us on 19th of May 2020, and we are happy for our evacuation, and thank you. We are very thankful to the High Commissioner of India, Dhaka, Minister of External Affairs, Government of India and Jammu Kashmir Administration. As you know that we were stranded from the last 3 months here. Now the government has planned to evacuate us. Thank you very much. Now we are finally going to home. Thank you High Commissioner. Course of work, I got stuck here because of the COVID-19 situation, and due to the government initiative of this Air India flights being initiated, I am able to reach back to India. I thank the High Commission and the combined efforts of Government of India for helping us to get back to India. Thanks. महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस ने एक इंसानियत की मिसाल पेश की है। बता दें कि सोमवार को मुंबई के कुर्ला टर्मिनल से एक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन त्रिपुरा अगरतला के लिए जाने वाली थी। उस ट्रेन को पकड़ने के लिए कैंसर का मरीज भी जा रहा था, लेकिन उसके पास सामान इतना ज़्यादा था कि उससे सामान उठाना बेहद मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते मंटूका पुलिस स्टेशन में कार्यरत प्रसन्नजीत कदम ने खुद उसका मरीज का सामान उठाया और उसे ट्रेन के अंदर बिठाया। बता दें कि इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद से ही चारों तरफ प्रसन्नजीत कदम की तारीफ हो रही है। राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ उपखंड के नरोदड़ा गांव स्थित बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मी की कार्यशैली से ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन के लिए बैंक कर्मियों की ओर से जानबूझकर ही मित्रवाल के पास भेजा जा रहा है। वहां बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट नहीं मिलने से भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। इस कड़ी में ग्रामीणों ने बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन भेजकर कार्यवाही करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी 2 लोगों को रेलवे फाटक के पास जमीन पर रोल करवा रहे थे। वीडियो को संज्ञान में लेकर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। वहीं हापुड़ के एसएसपी सर्वेश कुमार ने कहा है कि वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिसकर्मियों की पहचान कांस्टेबल अशोक मीणा और होमगार्ड शराफत अली के रूप में हुई है। इन दोनों का व्यवहार अमानवीय है, जिसके बाद इन दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और होमगार्ड के विरुद्ध कमांडेंट होमगार्ड को रिपोर्ट पेश की गई है। में 2 पुलिसकर्मी 2 व्यक्तियों को रेलवे फाटक पर रोल करा रहे थे। उसके बाद इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया और उन पुलिसकर्मियों की पहचान कराई गई। तो उसमें एक कांस्टेबल
मुख्य आरक्षी अशोक मीणा जो हापुड़ नगर के हैं और तथा एक होमगार्ड शराफत अली के रूप में पहचान हुई। इन दोनों लोगों का व्यवहार अविधिक एवं अमर्यादित था, जिसके उपरांत इन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है और होमगार्ड के विरुद्ध कमांडेंट होमगार्ड को रिपोर्ट कर। हिमाचल के सोलन में जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि रेड जोन से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिनों के लिए सरकारी केंद्र में क्वारंटाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोग बाहरी राज्यों से सोलन में आ रहे हैं, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग बेहद चौकन्ना हो गया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर राज्यों से आता है तो वो उसकी जानकारी दूरभाष नंबर 221234 या 104 पर दे। बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस नंबर पर पंजीकरण करवाने से 14 दिनों के बाद स्वास्थ्य विभाग उसे रिलीज सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। उन्होंने बताया कि 8000 लोग अब तक एक्टिव सर्विलांस पर रह चुके हैं, जिसमें से 3600 लोगों ने 28 दिनों का समय पूरा कर लिया है। जहाँ तक अब आप लोगों को पता ही है, लॉकडाउन अभी 31 मई तक आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, मगर लोगों की मूवमेंट जो है वो दूसरे जो स्टेट से है, हिमाचल के लिए या हिमाचल से दूसरी स्टेट्स के लिए हो चुकी है स्टार्ट। उसको देखते हुए मैं एक तो कहना चाहूँगा कि जो भी लोग दूसरी स्टेट से यहाँ पर आ रहे हैं, जो रेड जोन से अगर कोई किसी को परमिशन किसी वजह से मिलती है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के बाद 14 दिन के अंदर उसकी सैंपल किया जाएगा। अगर वो नेगेटिव आता है तभी वो होम क्वारंटाइन के लिए जाए। हिमाचल के कुल्लू में गर्मियों में हिमाचली रसोई की शान लिंगडी ने बाजार में दस्तक दे दी है। सब्जी, अचार और अन्य पकवानों में प्रयोग होने वाले इस साग को बाजार में पहुंचाया जा रहा है। दरअसल कुल्लू समेत राज्य भर में लिंगडी कई ग्रामीणों के लिए आजीविका का भी साधन है और बाजार में इसे 50 से 80 रुपये प्रति किलो तक की दर से बेचा जा रहा है। जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार समेत अन्य सभी बाजारों में इसकी बिक्री करते लोग नजर आते हैं। विशेषज्ञों की माने तो इसमें 17 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राज्य के ऊंचे और नदी नालों के साथ लगते इलाकों में इन दिनों लिंगडी की भरमार दिख रही है। आपको बता दें कि हिमाचल के कुल्लू में गर्मियों में हिमाचली रसोई की शान लिंगडी ने बाजार में दस्तक दे दी है। सब्जी, अचार और अन्य पकवानों में प्रयोग होने वाले इस साग को बाजारों में पहुंचाया जा रहा है। दरअसल कुल्लू समेत राज्य भर में लिंगडी इस कई ग्रामीणों के लिए आजीविका का भी साधन है और बाजारों में इसे 50 से 80 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचा जाता है। जिला कुल्लू के प्रवेश द्वारा समेत जो अन्य सभी बाजार हैं उसमें इसकी बिक्री करते लोग नजर आते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें 17 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राज्य में ऊंचे और नदी नालों के साथ लगते इलाकों में इन दिनों लिंगडी की भरमार है। आपको बता दें कि हिमाचल के कुल्लू में गर्मियों में हिमाचली रसोई की शान लिंगडी ने बाजार में दस्तक दे दी है। दरअसल ये 50 से 80 रुपये प्रति किलो तक बेची जाती है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें 17 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और राज्य के ऊंचे और नीचे नालों के साथ लगते इलाकों में इन दिनों इसकी भरमार देखी जा रही है।